आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। वेलकम टू BH इन्फोपीडिया। तो हमारा जो वोकैब सेशन है उसे हम और आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अब हमारा जो है कि CUCET की एप्लीकेशन स्टार्ट होने से हमें काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई हो चुकी है कि लैंग्वेज टेस्ट और जनरल टेस्ट अगर हम दोनों में अपीयर होते हैं तो हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है सामने आ जाती हैं। कैसे? अगर आप DU की बात करें तो उसमें जो लैंग्वेज के अंदर BA कोर्सेज़ हैं, ऑनर्स कोर्सेज़ हैं, या फिर और किसी स्ट्रीम के अंदर है, पॉलिटिकल साइंस है, जियोग्राफी में है BA बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो उन सभी में क्या है कि स्पेसिफिक कोर्स की जगह उन्होंने कहा है कि आप कोई भी एक लैंग्वेज टेस्ट लीजिए, एक जनरल टेस्ट लीजिए और 3 सब्जेक्ट जो है आप अपने डोमेन में से चूज़ करिए। डोमेन जो आपने 12th में पढ़े हो वो चूज़ करिए। 2 लिस्ट है, यानी जो 27 सब्जेक्ट थे पहले डोमेन वाले, उनको इन्होंने 2 डिवाइड कर दिए हैं, B1 और B2 2 लिस्ट दे दी है ना। तो इन सभी चीज़ों से क्या होता है क्लियर कि लैंग्वेज टेस्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाने वाला है, क्योंकि आप देखोगे जो हमारा जनरल टेस्ट होगा सेक्शन 3 में, उसके अंदर क्या है कि 4 पार्ट होंगे। अब उसके लिए क्लैरिफाई नहीं किया है कि क्योंकि उसमें से आने हैं 75 क्वेश्चन आएंगे और उसमें से आपको जो है 60 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, यानी 60 का स्कोर रहने वाला है आपका सेक्शन 3 का। और उसके अंदर एक इक्वल पार्ट रहेगा किसका? लैंग्वेज का भी। लैंग्वेज, रीजनिंग, मैथ कौन सी? जनरल मैथ, आपकी 12th वाली नहीं, जनरल मैथ। और इसके अलावा जो है आपकी GK और करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो इंग्लिश हमारे लिए जो है एक इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। इंग्लिश नहीं, इंग्लिश के अलावा भी जो लैंग्वेज है हिंदी, ठीक है। तो हम इंग्लिश को आगे करते हैं कंटिन्यू, हम इसका वोकैब सेशन कर रहे हैं। अगर आप नए हैं तो पहले वाले जो वोकैब सेशन किए हैं वो आप देख सकते हैं जाने के बाद, और उसकी जो PDF पहले वाले जितने भी हमने सेशन किए हैं उन सभी की जो कंबाइंड PDF थी वो आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी थी। एक बात गौर से सुनिए कि टेलीग्राम पे प्लीज़ आप जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे आपको रियल टाइम अपडेट मिलेगा और आपके डाउट जो है हैंड टू हैंड क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन हमारा, ये कल तक का था। और आज वाले में जो है मैंने कुछ क्वेश्चन, जिस तरह से क्वेश्चन बनेगा उस तरह के भी ऐड किए हैं, प्लस वोकैब में इडियम फ्रेजेस और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू आप आज वाला सेशन देखेंगे, ठीक है। सेक्शन 1 और सेक्शन 3 जो हमारा CUET करेगा, दोनों में हमें लैंग्वेज देखने को मिलेगी। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है या फिर फर्स्ट सेंटेंस है या फिर कहिए कि फर्स्ट इडियम है, ही इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन आलिया एंड रणबीर। देखिए कॉम्प्रिहेंशन की बात की गई थी CUET में, तो उसमें क्या है कि आपको मान लीजिए कोई पैसेज दे रखा है या फिर एक क्वेश्चन के अंदर ही कुछ सेंटेंस दे रखे हैं, उसमें से आपको कुछ मतलब बोल्ड कर देगा सेंटेंस के किसी फ्रेज़ को, ठीक है, कुछ वर्ड्स को बोल्ड कर देगा, उनका मीनिंग पूछ लेगा या फिर उनका सिनोनियम एंटोनियम पूछ लेगा, या पूछ लेगा कि अगर वो इडियम या फ्रेज है तो उसका मीनिंग क्या है ना। तो उसी तरह का ये है कि इसमें बताया गया ही इज़ द, कोई पर्सन है, ही इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एक बार देखिए, कह रहा है कि ही इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन आलिया एंड रणबीर, यानी इन दो जो ये व्यक्ति हैं आलिया और रणबीर, इनके बीच में एक तीसरा व्यक्ति जो है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड अगर मैं हिंदी में आपको बताना चाहूँ, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि सारे फसाद की जड़ यही है, तो उसी चीज़ को इंग्लिश में जो इडियम के थ्रू कहा जाता है वो है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कि ये एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, ये सारे फसाद की जड़ है, उन दोनों के बीच में जो डिस्प्यूट चल रहा है उसके लिए। इस तरह से ये इडियम का मतलब क्या बनेगा? फसाद की जड़ हिंदी में कहेंगे, और सेंटेंस में किस तरह यूज होगा आपने देख लिया है, ही इज़ द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन आलिया एंड रणबीर, ठीक है। और सेंटेंस में आप मेंशन करना चाहो तो कोई भी, जैसे मान लीजिए कि अगर आप रूस और यूक्रेन, आप कहोगे हमेशा रूस और यूक्रेन की बात करते हैं, क्या करें यार, दुनिया में चली रूस और यूक्रेन रहा है, ठीक है। तो रूस और यूक्रेन के बीच में फसाद की जड़ क्या है? अगर आप किसी व्यक्ति को रेफर करना चाह सकते हैं तो कहेंगे भी हाँ, ये व्यक्ति जो है ये रूस और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट के बीच में क्या है? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड है, ठीक है। इस तरह से इस सेंटेंस का, इस इडियम का जो है यूज़ होगा और इसका मीनिंग रहेगा। इसके अलावा एक और इडियम है या फ्रेज है, द पेशेंट इज़ नॉट आउट ऑफ वुड्स येट। ये पूरा सेंटेंस लिखा और ये जो ब्लैक कर रखा है यानी ये बोल्ड कर रखा है, आउट ऑफ वुड्स, ये जो फ्रेज है इसका मतलब क्या होता है? आउट ऑफ डेंजर, यानी खतरे से बाहर होना, ठीक है। इस सिचुएशन को रेफर करता है आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ वुड्स, ठीक है। तो उसी तरह से कह रहा है कि अभी जो पेशेंट है वो भी खतरे से बाहर नहीं है, ये सेंटेंस में कहा जा रहा है। इस तरह से इसका यूज़ होगा, आउट ऑफ वुड्स यानी आउट ऑफ डेंजर, खतरे से बाहर। इसके अलावा सेंटेंस है द बिलीफ इन द एबोलिशन ऑफ डाउरी, कि जो विश्वास है, किस चीज़ का विश्वास? डाउरी यानी जो हमारे दहेज देते हैं शादी में, उस चीज़ को डाउरी कहा जाता है। तो डाउरी को एबोलिशन करने का यानी उसको दूर करने का, उसको मिटाने का जो विश्वास है वो क्या कर रहा है? वो विश्वास इज़ गेनिंग ग्राउंड। गेनिंग ग्राउंड ये जो फ्रेज़ है इसका मतलब होता है कि आप कह सकते हैं सक्सीडिंग, यानी धीरे धीरे सफल हो रही होती है ना कोई चीज़, तो उसको कहते हैं कि ये क्या है? दिस चीज़ इज़ गेनिंग ग्राउंड। और इस तरह से मेंशन किया हो जाता है। अगर सीधा आपको इडियम पूछा जाएगा तो वो देगा टू गेन ग्राउंड मीन्स वट, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू सक्सीड स्लोली, या फिर धीरे धीरे जो बदलाव आ रहे हैं, धीरे धीरे फैल रहा है, धीरे धीरे पैर पसार रहा है, उस चीज़ को कहते हैं। तो इस सेंटेंस में क्या किया गया है कि दहेज के खिलाफ, यानी दहेज के खिलाफ जो हमारी मतलब सोच है वो सही है, तो ये जो है धीरे धीरे गेन कर रही है ग्राउंड को, यानी धीरे धीरे बढ़ रही है ये सोच लोगों में कि भैया डाउरी गलत है, इसको एबोलिश कर देना चाहिए। इसके अलावा एक वर्ड है सैक्रिलेज। वर्ड मैं जो कराऊंगा वो सभी वही होंगे जो आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इंपॉर्टेंट कौन से रहते हैं? जो अभी कह सकते हैं कि आपकी यूसेज में हो, डेली यूसेज में हमारे वो चीज़ें, ठीक है। डेली यूसेज यानी हमें यूज़ भी कर रहे हैं और उसको पढ़ने में भी हमें आ रही हो। तो सैक्रिलेज क्या होता है? देखिए, अगर एक बार इसका मीनिंग बताऊँ तो सैक्रिलेज का मतलब होता है किसी धार्मिक रिलीजियस
कोई भी चीज़ है उससे रिलीजन से रिलेटेड कोई चीज़ है उसका अपमान करना या फिर किसी धर्म का ही अपमान करना, तो वो कहलाता है सैक्रिलेज। ठीक है, जैसे अभी न्यूज़ थी पंजाब की शायद कि क्या हुआ था, वहाँ पे एक व्यक्ति ने गुरुद्वारे में जाकर जो उनका पवित्र ग्रंथ होता है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उस पवित्र ग्रंथ को मतलब कहने का उसका अपमान करने की कोशिश की थी, उसको मतलब ले गए थे, कथित तौर पर है ये सभी चीज़ें, उसको ले गया था वो व्यक्ति और बाद में उस व्यक्ति के साथ बुरा हुआ हालांकि। तो इस चीज़ को रेफर करता है सैक्रिलेज, यानी किसी धर्म का या किसी धार्मिक चीज़ का अपमान करना इज नोन एज सैक्रिलेज। ठीक है, आगे चलिए। इसके अलावा वर्ड है सोपोरिफिक। देखिए सोपोरिफिक जो है ये किसी ऐसी चीज़ को रेफ़र करता है, किसी ऐसे पदार्थ को रेफ़र करता है जो कि हमें नींद मतलब जो है उसको लाती हो हमारे शरीर के अंदर, या फिर इसको सोपोरिफिक को कह सकते हैं कि जो हमें अनकॉन्शियस कर देता हो। ठीक है, हमारे दिमाग को अनकॉन्शियस कर देता हो, दैट इज़ नोन एज सोपोरिफिक। तो जो ये मेडिसिन वगैरह या कुछ नशीले पदार्थ होते हैं उनको कह सकते हैं कि ये सोपोरिफिक प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, चलिए आगे। एक वर्ड है क्रीमेटोरियम। देखिए क्रीमेटोरियम वर्ड किससे बनाई, एक तरह की जगह जहाँ पर क्या होता है, जो डेड बॉडीज़ यानी जो भी लोग मर जाते हैं उनके लास्ट जो फाइनल रिचुअल्स होते हैं, अंतिम संस्कार वगैरह कहते हैं हम हिंदी में, तो वो चीज़ें जहाँ पर की जाती है उस जगह को कहते हैं क्रीमेटोरियम। ठीक है, जिस तरह से हमारे यहाँ होते हैं शमशान घर और तरह की चीज़ें होती है, उस चीज़ को कहा जाता है क्रीमेटोरियम। यहाँ पे जो लास्ट रिचुअल फाइनल रिचुअल की जाते हैं ह्यूमंस के, तो उस जगह को कहते हैं क्रीमेटोरियम। और उस जो हमारी क्रिया है, हम लोगों को मतलब जो उनके हैं अंतिम संस्कार करते हैं, या तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, क्रीमेट। ठीक है, क्रीमेट करना ये एक वर्ब है। ठीक है, और इसी से वर्ड बना है क्या, क्रीमेटोरियम, याद रखिएगा। वर्ड एक बार नोट करते जाइएगा, ज़्यादा वर्ड नहीं है, 10 15 20, इससे ज़्यादा मैं नहीं लाता एक सेशन में। आपको अगर एक बार लिख लोगे और एक बार सुन लोगे तो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। एक और वर्ड है एफीमेरल। देखिए एफीमेरल शब्द जो है ये किस चीज़ को रेफ़र करता है, ये रेफ़र करता है शॉर्ट लाइफ को, यानी कोई ऐसा जीव या कोई ऐसा पदार्थ या कोई ऐसा पौधा जिसकी लाइफ जो होती है बहुत ही कम होती है। जिस तरह से आप फूल देखते हैं, कुछ फूल ऐसे होते हैं जो जिनकी लाइफ टाइम कितना होता है, बस एक दिन का, आज आए कल मुरझा गए। ठीक है, इस तरह से जो चीज़ें होती हैं उनको हम एफीमेरल कह सकते हैं। ठीक है, लाइफ जो होती है शॉर्ट लाइफ होती है, उस चीज़ को एफीमेरल से रेफ़र करते हैं कि ये एफीमेरल प्लांट है या फिर ये एफीमेरल फ्लावर है। ठीक है, मेरे को याद है जब मैं 9th क्लास में था तब एक इंग्लिश के अंदर, मुझे इंग्लिश में इंटरेस्ट था तो जो इंग्लिश के अंदर कुछ पोइम्स होती थी उसके अंदर कुछ रेफ़र किया गया था कि एफीमेरल लाइफ जो होती है, यानी शॉर्ट टर्म की लाइफ हो तो भी अगर वो काम ऐसा कर जाए तो वो हमेशा याद रखती है। यानी फूल होता है वो चाहे एक दिन के लिए आता है लेकिन हमें खुशी दे जाता है, रंग दे जाता है और खुशबू दे जाता है। तो वो शॉर्ट लाइफ जो है काफ़ी कह सकते हैं कि मीनिंगफुल होनी चाहिए, शॉर्ट या लॉन्ग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह की एक पोइम मैंने पढ़ी थी। ठीक है, तो एफीमेरल आपको याद रखना है क्या होता है, शॉर्ट लाइफ को रेफ़र करता है। इसके अलावा एक वर्ड है इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट उस व्यक्ति को रेफ़र करता है जो कि कह सकते हैं कि अपना जो कर्जा है उसके सिर पर जो उसके उधार ली हुई है उसने लोगों से या किसी भी इंस्टीट्यूट से, वो देने में असमर्थ हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि भैया वो अब इंसॉल्वेंट हो गया है। सिनोनियम की बात करें, आप वर्ड सुनते रहते होंगे ना कि ये व्यक्ति बैंकरप्ट हो गया है ना, भगोड़ा भी कह देते हैं। तो वही सभी चीज़ें हैं, जो व्यक्ति अपने उधार को, अपने ऋण को, अपने कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो जाता है वो कहलाता है इंसॉल्वेंट। ठीक है, चलिए। इसके अलावा पर्सन या थिंग्स ऑफ द सेम टाइम, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के अंदर आपको ऐसे एक सेंटेंस के अंदर भी दिया जा सकता है या अलग से भी दिया जा सकता है कि बताइए भैया ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है इसका एक वर्ड में किस तरह से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो ये कह रहा है कि पर्सन्स ऑफ द सेम टाइम, यानी ऐसे व्यक्ति जो एक ही समय पर थे, यानी एक दूसरे के आप पढ़ते हैं ना हिंदी में समकालीन थे, हिंदी में समकालीन ही है इसका मीनिंग। तो जो समकालीन होते हैं उनको कहा जाता है पर्सन ऑफ द सेम टाइम। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, कॉन्टेम्पोरेरी वर्ड यूज़ वो कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो कॉन्टेम्पोरेरी वर्ल्ड, ये आप सभी जो है हिस्ट्री और वगैरह में पढ़ते थे ना कि इंडिया एंड द कंटेम्पोरेरी वर्ल्ड या फिर इस तरह की चीज़ें। तो इसका मतलब होता है समकालीन समय की, एक ही समय की चीज़ें जो है, या फिर थिंग्स की बात करें, कोई चीज़ें एक ही समय की है तो उसको कहेंगे हाँ भैया ये कंटेम्पोरेरी है। अगर कोई ऐसी मतलब व्यक्ति थे, चीज़ों की बात कर ली। इसके अलावा कहें कि भैया इंडिया में इस टाइम पे ये मतलब शासन था, किसका था, मान लीजिए कि अकबर का था, तो उसी टाइम पे किसी और जगह की बात की जाती है, वहाँ का जो राजा था उसी के समय पे, यानी उस वहाँ पे जो जिनका शासन था वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कंटेम्पोरेरी, इस चीज़ से रेफ़र करते हैं। ठीक है, पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम टाइम या फिर थिंग्स हैपनिंग एट द सेम टाइम। चलिए, इसके अलावा एक वर्ड है देखिए एब्सटेन। एब्सटेन वर्ड अभी बहुत ही चर्चा में है, क्योंकि
फिर आप कहोगे रशिया यूक्रेन पे आ गए। एब्सटेन वर्ड का मतलब होता है देखिए किसी चीज़ से बचना। अगर आपको किन्हीं दो चीज़ों के बीच में वोट करने को कहा जाए, कहीं या तो भैया तुम इसे वोट करो या तुम इसे वोट करो, यानी या तो इसके पक्ष में जाओ या इसके पक्ष में जाओ, लेकिन आप क्या करते हो, आप दोनों के ही पक्ष में नहीं जाते, आप एब्सटेन कर जाते हो कि भैया मैं वोट नहीं करूँगा इस चीज़ पे, क्योंकि मैं ना तो इसको सही मान रहा हूँ, ना इसको सही मान रहा हूँ, ना इसको गलत मान रहा हूँ, ना इसको गलत। ठीक है, मैं एब्सटेन कर रहा हूँ, मैं परहेज़ कर रहा हूँ वोट करने से, तो इस चीज़ को कहा जाता है एब्सटेन। ठीक है, ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपके एग्ज़ाम में, एब्सटेन। अब बता ही देता हूँ मैं आपको, इंडिया ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा अभी काफ़ी सारे जो है मतलब प्रस्ताव दिए थे कि इसको रशिया को किसी चीज़ से सैंक्शन लगाने हैं तो उसके ऊपर वोट करना था। देशों ने, कुछ देशों ने किया वोट, कुछ देशों ने अब्सटेन किया, उनमें एक इंडिया भी था। ठीक है, कुछ देशों ने उसके खिलाफ वोट किया। तो ये चीज़ है। अभी लेटेस्ट में क्या आया, कल ही, आज ही की न्यूज़ है या कल की है, कल की है। तो जो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन राइट्स कमीशन है, मानवाधिकारी आयोग है जो उनका, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड चीज़ें उनको देखता है, उसके अंदर से जो है रशिया को जो है सस्पेंड कर दिया गया है। क्यों कर दिया गया है वो आपको पता ही है। तो रशिया को सस्पेंड करने के लिए इन्होंने, यूनाइटेड नेशन ने जनरल असेंबली होती है जो इनकी, इन्होंने वोट मांगा, जो इनके 193 मेंबर्स है कंट्रीज़, वोट इनसे मांगा कि भैया तुम बताओ सस्पेंड करना है या नहीं करना है, या फिर एक तीसरा पॉइंट कि एब्सटेन कर रहे हो। तो लगभग 90 के लगभग लोगों ने जो है, यानी 90 के लगभग जो पार्टीज़ थी उन्होंने कहा कि भैया सस्पेंड करो। 50 या 60 के लगभग इतनी थी जिन्होंने कहा कि भैया नहीं सस्पेंड मत करो, और कुछ ऐसे थे जिन्होंने कहा भैया हमें कोई मतलब नहीं है, चाहे तुम सस्पेंड करो या ना करो, हम वोट नहीं दे रहे हैं। तो उनके अंदर एक इंडिया था। इस चीज़ को कहते हैं एब्सटेन करना। ठीक है, चलिए, बहुत बोलता हूँ ना मैं जब रशिया यूक्रेन की बात आती है तो। अब है रिलीज ऑफ अ प्राइजनर फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस। कहा जा रहा है कि अगर किसी कैदी को जेल से रिलीज़ कर दिया जाता है ऑन सर्टेन टर्म्स, कुछ शर्तों पर, कुछ मतलब उसके ऊपर पाबंदियां लगाने के बाद, कुछ कंडीशन रखने के बाद कहा जाता है कि भैया हाँ तुम जेल के बाहर जा सकते हो। ठीक है, लेकिन कुछ कंडीशंस पर। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पैरोल। इसके अलावा पैर्डन वर्ड है जो, पार्डन, जिस मर्जी वजह से वो करिए, प्रोनाउंस करिए। पार्डन का मतलब होता है कि क्या कहें हम, आपने राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ी होंगी ना, प्रेसिडेंट होता है जो, वो उसके पास एक पावर होती है कि वो किसी व्यक्ति को जो है उसके खिलाफ अगर कोई किसी तरह की कह सकते हैं कि कोई केस वगैरह हो या कुछ हो, तो राष्ट्रपति जो है उसे, हाँ, क्षमा शक्ति, ऐसा मैंने वर्ड पढ़ा था। तो क्षमा शक्ति की जो होती है वो भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। वो क्या कर सकता है कि वो किसी व्यक्ति को, उसकी अगर कोई उसको सज़ा मिली हुई है तो उसको कम कर सकता है या सज़ा को खारिज कर सकता है। ये इस चीज़ को कहते हैं पार्डन। ठीक है, या फिर पार्डन को फॉर्मेलिटी में भी यूज़ किया जाता है। जैसे किंग क्वींस होते थे, उनके जैसे हो जाती है, हमसे कोई गलती हो जाती है, पार्डन मी सर, पार्डन मी मतलब सॉरी सर, क्षमा करिए, तो इस चीज़ से पार्डन को रेफर करती है। ठीक है, पार्ले है, ये मुझे पता नहीं, ये पैरोल के जैसा था इसलिए मैंने लिख लिया। वारंट की बात करें, वारंट इसको रेफ़र नहीं करता है पैरोल को, वारंट रेफ़र करता है किसी कह सकते हैं कि हामी को रेफ़र करता है। एक पार्टी से किसी व्यक्ति को अगर दे दिया जाता है, उसको एग्रीमेंट दे दिया जाता है कि हाँ भैया तुम ये काम कर सकते हो, वारंट जारी कर दिया जाता है। ठीक है, उसको शक्ति दे दी जाती है वो काम करने की, तो उसको कहते हैं वारंट। चलिए आगे याद रखिएगा, पैरोल, रिलीज ऑफ प्राइजनर फ्रॉम जेल और सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन, कुछ शर्तों पर कैदी को जेल से रिहाई मिलती है तो उसको कहते हैं पैरोल। वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, ये पुराना वर्ड है, हमने पहले भी 2 बार करा है इसी वोकैब सेशन में। वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़ का मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसको प्लीज़ करने का मतलब होता है मनाना, ठीक है, खुश करना या फिर उसको संतुष्ट करना, उस चीज़ को कहते हैं वन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, यानी जिसको मनाना बहुत मुश्किल हो, जिसको संतुष्ट करना मुश्किल हो, हर चीज़ में वो कोई ना कोई कमी ढूंढता हो, तो उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, फास्टिडियस। फास्टिडियस हमने कल या परसों की बात है, कल परसों मानी लास्ट सेशन में ही हमने फास्टिडियस वर्ड किया था। इसका मतलब हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो कि जिसको मनाना बहुत मुश्किल हो, अगर आप उसको कोई चीज़, कोई फैक्ट दोगे तो भी वो उसमें कमी ढूंढेगा। ठीक है, उसके अलावा जो लोकेशियस वर्ड है, लोकेशियस हार्ड टू प्लीज़ पर्सन को रेफर नहीं करता है, लोकेशियस रेफर करता है जो व्यक्ति होते हैं बातूनी स्वभाव के, यानी बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ये वर्ड भी हमने पहले या दूसरे सेशन में किया था। बातूनी वर्ड मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही ज़्यादा बातें करता है, टोकेटिव कहते हैं ना कि भैया यू आर वेरी टोकेटिव, है ना, तो वही चीज़ है लोकेशियस, क्वालिटी है व्यक्ति की। इसके अलावा स्टोइक भी हम वर्ड पहले कर चुके हैं। चलिए अब है लॉस ऑफ मेमोरी। कंडीशन पूछ रहे हैं कि भैया अगर किसी व्यक्ति की मेमोरी लॉस की इस तरह की, मतलब उसको बीमारी है कि वो मेमोरी लॉस हो रही है उसकी, यानी यादाश्त कमज़ोर है या फिर उसकी यादाश्त चली गई है, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, इस बीमारी को क्या कहते हैं। ठीक है, इस बीमारी को कहते हैं एमनेशिया। ये बीमारी यानी ये डिसीज़ जिससे कि हमारा मेमोरी का लॉस हो जाता है, यादाश्त गुम हो जाती है, चली जाती है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो 3 वर्ड है वो देखिए। इंसोम्निया की बात करें, इंसोम्निया ऐसी सिचुएशन है किसी व्यक्ति की जब उसे नींद आनी बंद हो जाए, अनिद्रा कहते हैं हिंदी में, अनिद्रा की स्थिति पैदा हो जाए तो उसको कहते हैं इंसोम्निया। इंसोम्निया के ऊपर सॉन्ग्स भी होंगे काफ़ी, है ना, कि मुझे रात में नींद नहीं आती या दिन में नहीं आती। चलो, इट्स अ पार्ट ऑफ जोक, इसको काटिए।
इंसोमनिया समझ गए, एमनेशिया यानी लॉस ऑफ मेमोरी की स्थिति, ब्रेन हेमरेज यानी दिमाग में कुछ तरह की, जिस तरह से हार्ट में हार्ट अटैक आता है तो ब्रेन में ब्रेन हेमरेज होने का मतलब वहाँ तक जो है ब्लड का सर्कुलेट नहीं हुआ सही तरीके से, तो उस चीज़ को ब्रेन हेमरेज से रेफर करते हैं। इसके अलावा जो नोस्टाल्जिया वर्ड है लास्ट, नोस्टाल्जिया उस कंडीशन को रेफर करता है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको कि घर की याद या फिर कोई पुरानी चीज़ों की याद, उस चीज़ को नोस्टाल्जिया कहा जाता है और इस तरह के पर्सन को कहा जाता है नोस्टाल्जिक पर्सन, जो बस अपनी पुरानी बातों में खोया रहता है कि यार ऐसा था वैसा था ये था वो था, है ना। या फिर अपने पुरानी कुछ चीज़ें देख लेते हैं, हम घर पे पड़ी कोई फ़ोटो देख लेते हैं पुरानी, है ना, तो हम जो हमारी जो सिचुएशन हो जाती है उसको हम नोस्टाल्जिया से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी में मुझे एक्यूरेट याद नहीं है इसको क्या कहते हैं। अब है एक वर्ड और, ब्रोशर। ब्रोशर मतलब एक ऐसा ऑब्जेक्ट, डिजिटल भी हो सकता है ये और पेपर पर भी हो सकता है या फिर और भी किन्हीं माध्यम में हो सकता है जो कि लिखित हो, ठीक है, या फिर जिससे हमें जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो, तो कह सकते हैं कि ए पैम्फलेट विद इन्फॉर्मेशन, एक इस तरह का सूचना पट जिस पर हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको कहा जाता है ब्रोशर। ठीक है, ब्रोशर अभी आपको पता ही है, वर्ड पढ़ ही रहे हो आप कई दिनों से। अभी जो एनटीए ने ब्रोशर निकाला है वो आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो आपको चाहिए। तो ब्रोशर यानी सूचक या फिर और भी कुछ कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, पैम्फलेट विद इन्फॉर्मेशन जहाँ पे हमें हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाती हो। एक और वर्ड है, लास्ट है ये, एक्सोडस। एक्सोडस वर्ड का मतलब होता है एक बड़े लेवल पर लोगों का किसी एक स्थान से बाहर निकलना, ठीक है, या फिर दूसरे स्थान पर जाना, तो उस चीज़ को रेफर करते हैं एक्सोडस से, बड़े लेवल पर लोगों का निर्गमन। और पलायन कहते हैं, जैसे पलायन, लोगों का पलायन होता है ना, उस चीज़ को कहते हैं एक्सोडस। तो एक्सोडस वर्ड अभी न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल लिखा है वो आपको बता देगा। द एक्सोडस ऑफ द हिंदूज फ्रॉम कश्मीर वैली, कश्मीर घाटी से जो हिंदुओं का पलायन था हमारे इतिहास में, वो फिर से प्रकाश में आ गया आफ्टर द कश्मीर फाइल्स मूवी रिलीज़। तो अभी आपको पता है कश्मीर फाइल्स नेम से एक मूवी रिलीज़ आई है और बहुत ही अभी मतलब डिस्प्यूट कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। कन्फ्लिक्ट तो क्या कहें, मतलब पक्ष विपक्ष में बातें हो रही है उसकी, तो ठीक है कोई बात नहीं। हमें क्या करना है, हमें पता चलना चाहिए कि एक्सोडस का मतलब पलायन है, एक बड़े लेवल पर लोगों का जो है एक जगह से बाहर निकालना इज़ नोन एज एक्सोडस। चलिए ठीक है, ये था आज के लिए। अब मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, क्योंकि टेलीग्राम पर हम आपको कह सकते हैं कि ज़्यादा अच्छे से और रियल टाइम जो आपको चीज़ें चाहिए होती है वो अपडेट आप तक पहुंचा सकते हैं। टेलीग्राम पे आपको हर तरह की PDF मिल जाएगी, जनरल टेस्ट से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाएगी आपको। आप मैथ प्रिपेयर करना चाहते हैं तो भी बुक्स अवेलेबल है। अगर आप रीजनिंग करना चाहते हैं प्रिपेयर तो उसके लिए 2 बुक्स अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, प्लस में एक प्रैक्टिस वाली बुक भी भेजी हुई है। ठीक है, रीजनिंग के लिए जो हमारे सेशन चल रहे हैं वो प्लीज़ आप ज्वाइन करिए। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक हमने क्लियर कर लिए हैं, वो चैप्टर क्लियर करिए और उनके बाद में प्रैक्टिस सेट की वीडियो बनाई हुई है वो भी ज़रूर देखिए। इसके अलावा मैथ्स के रिलेटेड आपको वाइस ऐप के ऊपर जो है टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वाइस ऐप को ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम पे आना है, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वाइस ऐप किसी प्रकार का उस पर कोई कॉस्ट नहीं है, हम वीकली उस पर टेस्ट करवाते हैं, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के टेस्ट, रीजनिंग, इंग्लिश और अब मैथ का भी जुड़ जाएगा और कॉमर्स का भी, ये सभी टेस्ट आपके वाइस ऐप पर होंगे। वाइस ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यानी टेलीग्राम में है। इसके अलावा एक हमारा GK और GS की हमने बात करनी है और करंट अफेयर देखिए, करंट अफेयर का चैनल आपको लिंक में दिया हुआ है। करंट अफेयर चैनल आप जरूर फॉलो कर लीजिए, जनवरी से लेकर मार्च तक का सब हमने क्लियर कर रखा है। आपको जो है जून तक के करंट अफेयर्स पढ़ाए जाएंगे इस तरह से। ठीक है, इसमें क्या है, रोज़ की डेली की क्विज़ हो जाती है, बीच में ही आपको हर इन्फॉर्मेशन जो वापस रिपीट होती है तो आपको याद दिला दिया जाता है कि भैया इस चीज़ को देख के वो चीज़ भी आपको याद आनी चाहिए। मतलब हर तरह से करंट अफेयर आपका कहीं नहीं जाएगा, रुकेगा नहीं। करंट अफेयर आप जहाँ से भी कर रहे हैं अच्छी बात है, उसको रिवाइज़ करिए और एक कह सकते हैं कि 6 महीने ये जनवरी से जून और 6 महीने पिछले, इन दोनों चीज़ों को तो करंट अफेयर से कवर कर लीजिए और बाकी आपको जनरल अवेयरनेस भी आपके आसपास की चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, GK GS के लिए आपको एक ऑब्जेक्टिव बुक भेजी हुई है। अगर आप ह्यूमैनिटीज़ से नहीं है स्ट्रीम से पहले 12th में और अब जो है आप सिर्फ जनरल टेस्ट दे रहे हैं, तो आप ल्यूसेंट और जो अरिहंत की 14,000 ऑब्जेक्टिव वाली बुक भेजी है उसकी PDF टेलीग्राम पे अवेलेबल है, उसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो और बातें करेंगे हम टेलीग्राम पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।